हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। मेरे नए चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5 की माय बॉडी चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर माय बॉडी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी लाइन बाय लाइन रीडिंग करके इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पेन या पेंसिल लेकर के बैठे और लाइन बाय लाइन फॉलो करते रहे लाइंस और इसे समझने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। तो हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से वर्क करती है? एक मशीन की तरह वर्क करती है ना। क्यों वर्क करती है? विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के पार्ट्स में इतने सारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स जैसे आईज हो गए, नोज, टंग, सारे तो ऑर्गन्स ही हैं। ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो ऑर्गन्स है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, हमारे बॉडी में रहते हैं। तो सारे ऑर्गन्स का अलग अलग काम रहता है। जैसे हमारा एक ऑर्गन है आई। आई का क्या काम है? आई का काम है देखना। टंग, टंग का क्या काम है? टंग का काम है टेस्ट करना, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। Heart, eyes and stomach are some of many organs present in our body. Our body consists of many systems. अब इसमें लिखा है हमारी बॉडी बहुत सारे सिस्टम से कंसिस्ट है, मतलब बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में। सिस्टम ये है क्या? ये आगे पढ़ते हैं। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। सिस्टम एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गन्स का जो साथ मिल करके एक पर्टिकुलर काम को करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल समझेंगे। हम लोग क्लास 5 में थे, अभी क्लास 5 में है सॉरी। हम लोग जब क्लास 4 में थे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन्स फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्लास 4 में हमने पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ था। तो वो किस तरह से बना हुआ था? माउथ के ऑर्गन से, फूड पाइप है, ये भी एक ऑर्गन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो ये सबको मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बना था ना। ठीक है, ये एक सिस्टम है। सिमिलरली उसी तरह से विंड पाइप, लंग्स हेल्प अस इन ब्रीदिंग। विंड पाइप्स है, नोज़ है और लंग्स है, ये सब क्या करते हैं? ब्रीदिंग करने में हमारी मदद करते हैं। ये कैसा सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं? ब्रीदिंग सिस्टम, ताकि हम लोग सांस ले सके। सोचिए अगर सांस ही नहीं लेंगे तो फिर सांस लेने का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली हम लोग मर जाएंगे। In this chapter, we shall study about the breathing system, the skeletal system, and the sensory organs present in our body. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है? ब्रीदिंग सिस्टम पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है और सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये आ गया हमारा ब्रीदिंग सिस्टम। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम तो जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जो जिंदा है, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और ये जो ऑक्सीजन टेक इन करने का और गिव आउट का, क्या करने का? कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करने का, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स। तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलते रहता है। देखिए आपका सांस लेने का भी रुकता है? नहीं, ये कंटिन्यू चलते रहता है। हम लोग एक बार भी रुकते नहीं हैं सांस लेते लेते कि ना ही हमारे बॉडी थकी, हाँ ठीक है चलो 5 मिनट आराम कर लेते हैं उसके बाद फिर से सांस लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इफ़ दिस प्रोसेस स्टॉप्स फॉर मोर देन 2 मिनट्स द लिविंग बींग कैन डाई। और अगर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, क्या होगा? हम अगर 2 मिनट तक भी अगर हम अपनी सांस रोक लेना तो ये हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, मर जाएंगे बिल्कुल। और जितने अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी मर जाएंगे। ये तो बुक में लिखा हुआ है। विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर इन्वॉल्व व्हेन यू ब्रीथ। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं ब्रीदिंग में, ये हमें हमारा चैप्टर बताएगा। तो लेट अस फाइंड आउट। द एयर दैट वी ब्रीथ इन और इनहेल एंटर्स आवर बॉडी थ्रू नेजल ओपनिंग्स ऑफ द नोज। तो जो एयर है, जो हवा है, जो हम लोग अपने अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, सांस जब अंदर खींचते हैं, ठीक है, तो वो एयर हमारे अंदर किधर से एंटर करती है?
जो नेज़ल ओपनिंग्स है, नाक के जो हमारे छेद हैं उससे जो ये ओपनिंग्स है उससे एयर हमारे अंदर एंटर करती है थ्रू द नेज़ल ओपनिंग्स ऑफ द नोज़। ठीक है। द नोज़ इज कनेक्टेड टू टू बलून लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी बाय अ ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप। और विंड पाइप है, एक ट्यूब है। ठीक है। द नोज इज कनेक्टेड टू टू बैलून लाइक स्ट्रक्चर, दो बैलून की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर से एक ट्यूब कनेक्ट रहता है। ठीक है। और वो ट्यूब नोज से भी कनेक्ट रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप। इसी ट्यूब को बोलते हैं विंड पाइप। यहाँ देखिए, आप डायग्राम में आप देख रहे होंगे, एक मिनट। डायग्राम में आप देख रहे होंगे, यहाँ से हमारा एयर एंटर कर रहा है। ठीक है। और इधर जा रहा है, और ये दो यहाँ और यहाँ ये दो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। और ये जो पाइप है जिसके द्वारा एयर अंदर जा रहा है, यह है विंड पाइप। ठीक। द टू बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लंग्स। और ये जो दो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, लंग्स है। इनको हम लंग्स कहते हैं। इन द ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप, सॉरी, इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। और जो हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है, जो लंग्स में रहता है, जो कनेक्टेड रहता है लंग्स से, वो ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है। और अनलोड कर देता है, मतलब उसमें डाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देता है लंग्स में हमारे। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ड्रिवन आउट बाय द बॉडी और एक्सहेल्ड थ्रू द नोज। और जो लंग्स में ब्लड के थ्रू जो ब्लड्स दे दिया, लो भाई तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ और मुझे अपना ऑक्सीजन दे दो, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में बचा वो अब उसका होता क्या, तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ड्रिवन आउट बाय द बॉडी और एक्सहेल्ड थ्रू द नोज। तो नोज के द्वारा फिर से विंड पाइप में जाता है, फिर नोज से नेजल कैविटी, नाक के छेदों से बाहर निकल जाता है। ये दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो ब्लड हमारा ऑक्सीजन ले लिया था लंग्स से, ठीक है, तो वो सारे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करता है, सारे बॉडी पार्ट्स में घूमता है थ्रू ब्लड की मदद से। ब्लड ऑल्सो कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द लंग्स। तो ब्लड तो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत सेवा कर रहा है भाई। ब्लड पूरे मतलब कि ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में सप्लाई कर रहा है, उसके बाद वही ब्लड पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स को दे रहा है। भाई बहुत मददगार है ये। We thus understand that during the breathing process oxygen is consumed by the body। तो हम लोग को ये पता चल रहा है ना, समझ में आ रहा है कि ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, ऑक्सीजन लिया जा रहा है, ऑक्सीजन का यूज़ हो जा रहा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। दिस हेल्प्स डिफरेंट ऑर्गन टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शन। तब इस ऑक्सीजन का होता क्या है, तो इस ऑक्सीजन में होता ये है कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके एनर्जी लेते हैं। ठीक है, ताकि वो अपना बॉडी फंक्शंस कर सके। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्रिवन आउट बाय द बॉडी एज वेस्ट प्रोडक्ट। और जो एनर्जी लेते हैं उसके बाद वेस्ट निकालते हैं, और वही वेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। आवर ब्रीदिंग सिस्टम इज ऑलवेज एट वर्क बिकॉज वी हैव टू कीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम। और हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है हमेशा वर्क करता रहता है, क्योंकि हमको हमेशा सांस लेने की ज़रूरत पड़ती रहती है ना। फिजिकल एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग हेल्प टू कीप आवर बॉडी एंड आवर ब्रीदिंग सिस्टम हेल्दी। जो हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम लोग कभी दौड़ते हैं, कभी चलते हैं, कभी गेम प्ले करते हैं, तो इससे हमारा ब्रीदिंग सिस्टम ना हेल्दी रहता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तब हम लोग बहुत सांस लेते हैं, हांफने लगते हैं, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिट करता है। अब इधर आप देख सकते हैं डायग्राम दिया हुआ है, और डू यू नो, उससे पहले देखें, द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर दैन द लेफ्ट। ये जो
ये जो हमारा राइट वाला लंग्स है वो लेफ़्ट लंग्स से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में जो लंग्स है उससे ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे दिया है नोज़, नोज़ देखिए, माउथ, विंड पाइप और ये हमारे 2 लंग्स। तो ये डायग्राम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक और ये छुड़ के यहाँ डायफ्राम भी है, ठीक है, जिस पे देखिए लंग्स एक तरह से बैठा हुआ है ना। तो ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट में भी आते हैं, देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ब्रीदिंग सिस्टम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। अब स्केलेटल सिस्टम क्या करता है कि हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, जैसे ढांचा बनाता है ना। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट देता है, ठीक है, तभी हम खड़े हैं, नहीं तो हम लोग सांप जैसे हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी को सपोर्ट देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। हमारी बॉडी का अलग स्ट्रक्चर है, डॉग्स की बॉडी का अलग स्ट्रक्चर है, कैट की बॉडी का अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये देता है। द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट ऑर्गन। और जो फ्रेमवर्क है स्केलेटल का, हड्डियों का, तो वो क्या करता है, अंदर के डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। से हमारे रिब केज है जो लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है, रिब केज, और साथ ही साथ हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बींग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। और जो एक अडल्ट ह्यूमन बींग है, जैसे आपकी मदर हो गई, आपके फादर हो गए, इनमें कितनी हड्डियाँ रहती हैं, 206, 206। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, टीचर आपसे पूछ सकते हैं। ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और ये जितनी भी हड्डियाँ रहती है ना, सब अलग अलग शेप की रहती हैं, अलग अलग साइज़ की, कोई छोटी कोई बड़ी, ठीक है। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स। अब ये बोन्स, ये हड्डियाँ हैं क्या, बोन्स आर हार्ड, ठीक है, सब जानते हैं, मजबूत है भाई, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रक्चर है। दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल। तो इसको भी अंडरलाइन करिए कि किस किस चीज़ से बोन्स बनी रहती है। तो बोन्स हमारी कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल से। आपने टीवी के ऐड में दिया होगा, देखा होगा, कभी कभी देता है कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम का, जो डॉक्टर लोग रहते हैं ना टीवी पे दिखाते हैं, वो लोग देखे होंगे आप लोगों ने, कैल्शियम प्रमोट करते हैं कि कैल्शियम पीजिए, बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगे, है ना। बोन्स आर लिविंग एंटिटीज। बोन्स क्या है, हमारी एक तरह से लिविंग ही है, लिविंग ही कहलाएंगे। दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। बोन्स में ना चैनल्स होते हैं, तो पतली पतली नलियाँ बोले जिसको, एकदम पतली पतली, वो उसमें क्या रहता है, ब्लड वेसल्स रहते हैं। ब्लड वेसल मतलब वो नस रहते हैं, नस जिसके अंदर खून बहता है। दे ऑल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव। और जैसे कि लिखा कि बोन्स भाई यहाँ पे जिंदा है, कैसे, तो उसमें नर्व्स रहते हैं, नर्व्स का मतलब ही नस ही होता है। इम्पॉर्टेंट नर्व्स रहते हैं जो उनको ज़िंदा रखने में मदद करते हैं। दैट इज़ वाई वी फील पेन व्हेन एनी ऑफ आवर बोन्स गेट हर्ट। तो इसलिए हम लोग को दर्द देता है। अगर सुने हैं ना किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो इस क्यों होती है, जब होती भी है, गिरने से होती है फ्रैक्चर, ठीक है, तब होती भी है तो इतना दर्द क्यों देती है, वो इंसान सो नहीं पाता जिसकी हड्डियाँ फ्रैक्चर होती है, क्यों, तो बोन्स अलाइव है ना, उन मतलब उनको भी पेन फील होता है। क्योंकि हमारे नेल है, नेल को अगर हम काटें नेल कटर से तो दर्द देती है क्या, नहीं, किसी को नहीं देती। क्यों, क्योंकि वो हमारी नेल्स जो है वो डेड है, लेकिन हमारे बोन्स अलाइव हैं। डू यू नो, देखिए, अ चाइल्ड इज बोर्न विथ मोर देन 300 बोन्स। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास मोर देन 300, 300 से भी ज़्यादा बोन्स होते हैं। उसके मम्मी पापा के पास भी उतनी बोन्स नहीं होगी जितनी बोन्स उसके पास होती है। एज चाइल्ड ग्रोज सम ऑफ दीज बोन्स गेट फ्यूज टुगेदर। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे क्या होता है, ये बोन्स आपस में मिलते जाती साथ मिल मिल के, क्योंकि 2 छोटी छोटी बोन मिलके एक बड़ी बोन बना ली। ऐसे करते 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 जब वो बड़ा होते जाता है तो 206 ही बोन बचती है उसके पास। अब नेक्स्ट पेज। द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई बोन
and the arm bone are hollow from inside. This hollow space is filled with cells and soft materials known as the bone marrow. अब जो लोग नॉनवेज होंगे ना, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, उन लोगों ने चिकन खाया होगा, तो चिकन के अंदर बोन मैरो रहती है, उसको चूसते हैं हड्डी को, तो वही है बोन मैरो। अब इसमें देखिए, यहाँ है हमारी आर्म्स, यहाँ पैरों की आर्म बोन है और थाई बोन है। ये हमारी आर्म बोन है और ये थाई बोन है। देख रहे हैं, बाकी बोन से क्या है, बाकी बोन से तो ये मोटी है, ठीक है, बड़ी भी हैं, लॉन्ग भी हैं, और हॉलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से बिल्कुल खोखली है, ठीक है। और ये जो खोखला है, अंदर में खाली जगह है, वो किस चीज़ से भरा हुआ है, सॉफ्ट मटेरियल और बोन मैरो। सॉफ्ट मटेरियल सेल, सॉफ्ट मटेरियल नोन एज बोन मैरो। तो ये जो सेल्स है, ठीक है, और सॉफ्ट मटेरियल है जिसे वो बोन भरी रहती है, वो हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। अंडरलाइन कर लीजिए बोन मैरो का डेफिनेशन। ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड दिस बोन मैरो। और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ना, जो ब्लड के अंदर भी जो सेल्स होते हैं, जो ब्लड जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से उधर पहुँचाते हैं, तो वो सेल्स भी बोन मैरो में ही बनते हैं अंदर में। Therefore, bone marrow is known as the factory of making blood cells. तो this is very important, इसको अंडरलाइन करें। तो इसलिए बोन मैरो को क्या कहा जाता है, ब्लड सेल्स मेकिंग की फैक्ट्री, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सेल्स बनाई जाती हैं। अब लेट अस स्टडी आवर स्केलेटल सिस्टम इन मोर डिटेल। अब आगे और डिटेल से हम अपना स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज, द लिम्स। अब द स्कल, देखिए यहाँ पे खोपड़ी, स्कल्स दिख रही होगी आपको, ये इंसान की, ये देखिए, ये हो गई स्कल। और बैकबोन भी लेबल किया हुआ है, देखिए जहाँ पे है, रिब केज भी लेबल है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग का लंग्स रहता है। लिम्स, जो पैर और हाथ की हड्डियाँ हैं, उसको लिम्स कहा गया है। अब सबके बारे में डिफाइन किया हुआ है, सबके बारे में और ज़्यादा करके बताया हुआ है। द स्कल, इट इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। ये याद रखिएगा कितने बोन से बनी हुई है, 8 फ्लैट बोन्स, ठीक है, फ्लैट बोन से बनी हुई है, तो चपटा है, फ्लैट है, और 8 दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर, और आपस में लोग क्लोजली पैक्ड हैं, फ्यूज हैं, मिले हुए हैं क्लोजली। द स्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ द ब्रेन। तो स्कल क्या करती है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा बॉडी का ब्रेन। अगर ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो हमारी बॉडी बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो जाएगी। ये देखिए स्कल का डायग्राम दिया गया, साइड व्यू से हमारी खोपड़ी ऐसे दिखती है, और फ्रंट व्यू, फ्रंट से देखिए किस तरह की दिखती है, थोड़ी सी डरावनी। आप लोग डरना मत इसको देख करके। चलो इसको थोड़ा क्यूट बना देते हैं, इसकी आईब्रोज, इसकी पलकें, इसको लिपस्टिक लगा दो, ठीक है। तो मैंने जोकर बना दिया। चले आगे बढ़े, चलो साफ सुथरा हो गया ये। देयर आर 2 जॉज, ऊपर में ही है, 2 जॉज, अपर एंड लोअर जॉज। देखिए 2 जॉज हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ये है ऊपर वाली जो है ये अपर जॉ, नीचे वाली लोअर जॉ, ठीक है। द लोअर जॉ इज़ मूवेबल। अब नीचे वाली जो हमारी जॉ है, ठीक है, मूवेबल है। नीचे वाली जॉ बोल के देखिए कुछ भी, नीचे वाली जॉ मूव करेगी, ऊपर वाली नहीं। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं जब छोटी थी ना, तो मैं भी, चलो आज तो मैं ऊपर अपर वाली जॉ हिला के ही रखती हूँ। चलिए, बहुत ट्राई कर लिया, नहीं हिली, थी थोड़ी सी बेवकूफ़ मैं।
तो लोअर जॉ आपका हिल रहा होगा और अपर जॉ नहीं हिल रहा होगा। ट्राई करके देख सकते हैं। द लोअर जॉ इज मूवेबल। द मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ हेल्प्स अस टू ईट, टॉक और लाफ। तो लोअर जॉ की मदद से क्या करते हैं? ऑब्वियस है, खाना खा सकते हैं, बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं। हंस के भी देख लीजिए, कुछ खा के भी देख लीजिए और बातें करके भी देख लीजिए, ये प्रूफ हो जाएगा। अब सेकंड में हम लोग आते हैं, बैकबोन का डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा है। द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। और ये जो बैकबोन है ना, वो स्कल से कनेक्टेड रहती है। कहाँ से? तो यहाँ से, एक मिनट, यहाँ पे हमारी स्कल रहती है, तो यहाँ से अटैच रहती है हमारी बैकबोन स्कल से। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रे। और 33 स्मॉल बोन्स, 33 कितनी? 33 याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। छोटे 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 बोन्स से वो मिलकर बनी रहती है 33। These small bones taken together make a strong vertebral column। और ये जो है, ये जो स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं छोटी छोटी, ये साथ में ये मिलके एक वर्टिब्रल कॉलम बना देती हैं। ठीक है। दी स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रे। वर्टिब्रे बोलते हैं सिंगल को वर्टिब्रे, और जो साथ मिलके वो लोग लॉन्ग चेन जैसा बना देती है वो वर्टिब्रल कॉलम। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड किसको बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी को, जिसकी मदद से हम लोग बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं। अगर वो नहीं रहेगी ना तो ऐसे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। These small bones give flexibility to our back। तो हमारी जो बैक है, उठते हैं बैठते हैं तो इससे हम लोग फ्लेक्सिबल है कि नहीं? ये तो नहीं कि सीधा 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 चलते ही रहते हैं, मूव भी करते हैं, डांस करते हैं, तो फ्लेक्सिबल है। तो ये किसकी वजह से? इन्हीं स्मॉल बोन्स की वजह से। अब डू यू नो humans and giraffes have the same number of bones in their neck, 7। giraffes neck vertebrae are however much longer। तो ये बात सुन के ताज्जुब तो बड़ी होगी कि हमारे गर्दन में जितने बोन्स रहते हैं ना, उतनी ही सेम टू सेम उतनी सारी बोन्स जिराफ में भी रहती है। लेकिन हमारी गर्दन इतनी छोटी सी और जिराफ की इतनी सी लंबी बड़ी सी गर्दन। ये ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो गर्दन है उसमें जो हड्डी है वो लंबी लंबी रहती है और हमारे एकदम छोटी 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 छोटी। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े। रिब केज। अब देखिए रिब केज क्या है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर्मिंग अ केज अराउंड डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। रिब केज, केज मतलब पिंजड़ा, पिंजड़ा जैसा ना, ये भी ये देखिए पिंजड़े जैसा है कि नहीं। तो टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स रहती है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। जो पतली पतली हड्डियां दिख रही है ना, देखिए लेबल किया हुआ है, देखिए दिख रही है। 12 रिब्स है, पेयर है, पेयर। फॉर्मिंग अ केज, एक पिंजड़ा बनाती है अराउंड डेलिकेट ऑर्गन, हार्ट और लंग्स इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है। दीज आर कर्व्ड जॉइंट बोन्स, these are curved bones joined to the backbone and the breastbone। अब breastbone क्या है? ये जो बीच में दिख रही है चौड़ी सी, ये breastbone है। और बैकबोन, इससे ये दोनों कर्व जो है बोन्स अटैच रहती हैं। ये वाली है breastbone, ये पीछे अंदर की तरफ है, दिखाई नहीं दे रही, ऊपर वाले से ढक गई है, ये है बैकबोन। ठीक है, इससे जुड़ी हुई रहती है। The last two pairs of ribs are called floating ribs। और जो लास्ट 2 पेयर्स है, देखिए लास्ट 2 पेयर्स को दिखाती हूँ मैं। लास्ट 2 पेयर्स है ये वाली, ये वाली हल्का सा ऊपर चल गया, और ये वाली, ये दोनों है जो पेयर है ना,
वो उसको फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं? सोचिए, फ्लोटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तो जुड़ी हुई नहीं है, ये तो हवा में ही तैर रही है, सिर्फ बैकबोन से जुड़ी है। दिस इज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली एंड नॉट टू द ब्रीस्ट बोन। सिर्फ बैक वाले बोन से ही जुड़ी है, ब्रीस्ट बोन से नहीं जुड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। तो फोर्थ में है लिम्स। द फोर लिम्स or the arms are joined to the spine by shoulder girdles and collarbone. Shoulder girdles and collarbone, फोर लिम्स रहती है, और द आर्म्स भी बोले, जो हाथ की हड्डियाँ रहती है ना, वो joined to the spine by shoulder girdles and collarbone। यहाँ दिखाना पड़ेगा, नेक्स्ट में है क्या? हाँ, दी हुई है, देखिए। ये देखिए, जो हमारे लिम्स है, ये लिम्स है किससे जुड़ी हुई है? शोल्डर ग्रिडल और कॉलर बोन नाम है। अब देखिए, शोल्डर ग्रिडल और कॉलर बोन कौन कौन सा है? ये जो है यहाँ पे जो फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे छोटा, ये हो गया शोल्डर ग्रिडल और कॉलर बोन, होगा ये वाला, ये, ठीक है। द अपर आर्म हैज ओनली वन बोन बट द लोअर आर्म हैज टू बोन। ऊपर वाली आर्म में एक बोन होता है और नीचे वाली आर्म में दो बोन होता है। देखिए, ये ऊपर वाली आर्म है, ये नीचे वाली, दो पीस में डिवाइडेड है अलग अलग, और ये सिंगल में ही है, तो यही कहना चाह रहा है। द पाम एंड फिंगर्स। और जब हमारी हाथ में बहुत सारे छोटे 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 बोन्स रहते हैं, पाम और फिंगर्स में बहुत छोटे छोटे बोन्स को मिलकर बनती है। द हाइंड लिम्स दैट इज द लेग्स बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी। जो हाइंड लिम्स है, देखिए, लेग्स की जो है वो लेग बोन जो है वो सबसे स्ट्रांग होती है, और पूरी बॉडी का भार हमारे पैरों पे ही ना रहता है। द अपर पार्ट ऑफ द हाइंड लिम्ब इज मेड अप ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। तो जब पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, तो आप क्या लिखिएगा? अपर पार्ट ऑफ द हाइंड लिम्स, ऊपर वाली। दिस बोन इज कॉल्ड फेम्यूर। ये है ऊपर वाली बोन, ये वाली सबसे लॉन्ग और स्ट्रांग। द फेम्यूर और थाई बोन, इसको थाई बोन भी बोलते हैं ना, यहाँ पे हमारी थाई रहती है ना, फ्लिट्स इनटू द हिप ग्रिडल। अब हिप ग्रिडल, हिप वाली जो बोन है उसमें फिट कर जाती है, ठीक है। देखिए, ये है ना, ये यहाँ पे इससे फिट की हुई है। द फ्यूमर इज कनेक्टेड टू द लोअर बोन्स ऑफ द लेग एट द नी। अब नीचे वाले जो पैर के बोन है, तो उसे कहाँ पे कनेक्टेड रहती है? नी पे, जहाँ हम लोग घुटने रहते हैं ना, देखिए, पैर को खोलिए, ऐसे ऐसे करिए, बंद करिए, खोलिए, तो वहाँ पे हमारे घुटने रहते हैं, वहाँ पे मुड़ती है पैर, तो वहीं पे हमारा दोनों हड्डियाँ जुड़ी रहती है, जॉइंट रहता है। देयर आर मेनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड द टो रीजन। तो जैसे हमारे हाथ में आपको दिख रहा होगा कितनी सारी बोन्स है, वैसे हमारे पैर में और एंकल में, एड़ी में बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग जॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। द जॉइंट्स डू नॉट सिंपली वर्क ऑन देयर ओन। और हमारे बोन जो है ना, वो सिंपली अपने आप ही काम नहीं करने लगेंगे। केयरफुली ऑब्जर्व अ स्केलेटन, यू विल नोटिस दैट एट मेनी डिफरेंट प्लेसेस टू बोन्स आर जॉइंट। तो हम लोग अगर स्केलेटन को देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो दो बोन्स है ना, बहुत सारे जगह में दो दो बोन्स एक जगह जुड़े हुए हैं।
द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट्स, और दोनों बोन्स क्यों एक साथ जुड़े हुए हैं? जॉइंट्स फॉर्म करने के लिए, ठीक है। जोड़, कहीं टीवी के ऐड में भी सुने होंगे, जोड़ों के दर्द, कहीं जहाँ घुटने का जॉइंट होता है ना, वहीं पे बहुत दर्द करता है ओल्ड पर्सन्स को। द एंड ऑफ ईच बोन इज कवर्ड बाय अ टफ स्मूथ शाइनी सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज। और जो हर एक एंड होता है ना बोन का, किस चीज़ से कवर रहता है? एक टफ रहती है वो चीज़, मजबूत मतलब कि मजबूत, टफ, स्मूथ एंड शाइनी सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज। इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज, अंडरलाइन कर लीजिए। द कार्टिलेज कोटेड बोन ends are kept apart by a thin film of slippery fluids that work like the oil in a machine. तो ये कार्टिलेज और बोन है ना, बोन का एंड और कार्टिलेज के बीच में एक पतली सी स्लिपरी फ्लूइड रहती है, ठीक है। मतलब वो एक तरह का, जैसे हम लोग मशीन में हैं, जैसे कोई चीज़ जाम हो जाती है तो उसमें ऑयल डालते हैं तो वो फिर से फ्लेक्सिबल हो जाती है ना, उसी तरह से ये स्लिपरी फ्लूइड है, वो काम कर देता है। इसी वजह से ना हमारी, जैसे कि हाथ को आप खोलिए, बंद करिए एल्बो के पास से, तो ये किसके कारण हो रही है? यही फ्लूइड के कारण, नहीं तो अकड़ के रह जाता हमारा हाथ, खुलता ही नहीं, सीधा का सीधा ही रह जाता, तो जिसका बंद है बंद ही रह जाता। कोटिंग ऑफ कार्टिलेज एंड द स्लिपरी फ्लूइड आर इम्पॉर्टेंट सो दैट द बोन्स डू नॉट स्क्रैच एंड बम्प अगेंस्ट ईच अदर व्हेन वी मूव। अब ये किस लिए बनाया हुआ? ये कार्टिलेज और ये स्लिपरी जो फ्लूइड है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम चले आपस में तो हमारा बोन घिस ना जाए बाबा, बोन घिसे ना और एक दूसरे के ऊपर चढ़ ना जाए, नहीं तो हम लोग गिर पड़ेंगे बढ़िया से और बोन्स भी घिस घिस के टूट भी सकता है। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांगली स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। और बोन्स रहते हैं एक साथ किसके तरह होल्ड के रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड, ठीक है। वो बैंड मतलब इलास्टिक बैंड जैसा एकदम स्ट्रांग रहता है, उसको एक टिश्यू ही रहता है। वो टिश्यू मतलब जो सेल्स बन के टिश्यू बनाते हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उन्हीं से बना रहता है, इसको कहते हैं हम लोग लिगामेंट्स। आवर बॉडी हैज सेवरल जॉइंट्स, ऑल जॉइंट्स शो मूवमेंट एक्सेप्ट द स्कल। तो जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में, ढेर सारे जॉइंट्स हैं ना, और जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब मूव करते हैं एक्सेप्ट स्कल। सिर्फ खोपड़ी के जो जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं करते। खोपड़ी के जॉइंट्स मूव करते तो हमारा अंदर पंजर ढीला हो जाता है, हमारे फेस बिगड़ जाते हैं। सिर्फ स्कल मूव नहीं करती, बाकी सब जॉइंट्स मूव करते हैं। द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्यूज्ड एंड इंटरलॉक्ड। ऐसा क्यों है कि ये जो बोन्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, आपस में मिले हुए हैं, और इंटरलॉक्ड और अच्छे से लॉक्ड है, ताकि वो मतलब कि गड़बड़ ना हो जाए, ताकि वो मूव ना करने लग जाए, इसलिए वो नो मूवमेंट शो करते हैं। डू यू नो वी हैव ओवर 230 मूवेबल एंड सेमी मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। तो हमारे अंदर 230 मूवेबल जॉइंट, मतलब जिन जॉइंट्स को हम लोग हिला सकते हैं, जैसे दौड़ते हैं तो हमारे घुटने के जॉइंट्स जो है हिलते हैं ना, मूव कर सकते हैं, तो 230 मूवेबल है। एंड सेमी मूवेबल मतलब कुछ ही हद तक मूव कर सकते हैं, ज़्यादा मूव नहीं हो सकता। तो ये हो गए हमारे सेमी मूवेबल। अब जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ जॉइंट्स। द जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स इन डिफरेंट वेज। तो मैंने आपको बताया है कि जॉइंट्स क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ बोन्स के मूवमेंट में मदद करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग तरह से हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के जॉइंट रहते हैं? 4 टाइप्स, विच शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जो अलग अलग तरह के मूवमेंट्स दिखाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। द 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ये 4 तरह के हो गए, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। तो एक एक के हम लोग स्टडी करते हैं। द हिंज जॉइंट सबसे पहला है। इट वर्क्स लाइक द हिंज ऑफ अ डोर। द बोन्स connected by this joint move in one plane only.
द एल्बो, नी, टो एंड फिंगर जॉइंट्स आर हिंज जॉइंट्स। तो अब हिंज जॉइंट्स है क्या, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने दरवाज़ा देखा है, एक ही तरफ खुलता है ना दरवाज़ा, तो दरवाज़ा में जो हिंज लगा रहता है, अपने मम्मी पापा को पूछिएगा, हिंज बोलते हैं उसको। तो जिस तरह से दरवाज़ा खुलता है ना, वर्क करता है, जो हमारे एल्बो, हाथ ऐसे ऐसे खुलते हैं, एल्बो को मूव करिए, आपका हाथ उल्टे तरफ तो नहीं खुलता है, ठीक है ना, सीधा खुलता है हाथ। और पैर, घुटना जो इसे मूव करते हैं, है ना, तो ये सारे जो जॉइंट्स हैं ये हो गए हिंज जॉइंट्स। एक ही तरफ वो मूव कर सकते हैं, दोनों तरफ नहीं। हिंज का फोटो भी देखिए बनाया हुआ है, दिख रहा है आपको? ये देखिए यहाँ पे हिंज जॉइंट्स हो गई, हमारे एल्बो में, हैंड्स में हिंज जॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इन दिस जॉइंट, देखिए नाम देखिए कैसा लग रहा है, बॉल एंड सॉकेट, बॉल जैसा, तो जरूर कुछ बॉल टाइप का होगा ना। इन दिस जॉइंट one bone which has a ball-like end fits into the hollow socket of another bone. The hip and the shoulder bones are example of this type of bone. ये देखिए आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए बॉल जैसा दिख रहा है शेप, हाँ, और ये शेप सॉकेट टाइप का, ऐसा और ऐसा, इसमें हमारी बॉल, तो ये जॉइंट फिट कर गई, ठीक है, इस तरह से। तो ये कहाँ कहाँ होती है, और सॉकेट जो तक खोखला रहता है तभी ना वहाँ पे फिट कर पाएंगी। तो ये हमारे हिप्स में दिख रहा है आपको, जहाँ लेग जॉइंट के हैं, और शोल्डर में भी इसी तरह का था, आप देख सकते हैं। आगे बढ़े पाइवट जॉइंट में। द पाइवट जॉइंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। मूव योर स्कल टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट। इट मूव्स अप एंड डाउन when we signal yes and sideways when we signal no. तो ये यहाँ पे पाइवट जॉइंट है। स्टार्टिंग के जो वर्टिब्रे हैं स्पाइन के, वो हमारे स्कल से फिक्स है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, ऊपर और नीचे सर मूव कर सकता है, और साइड साइड में जब हम लोग हाँ बोलते हैं, हाँ मम्मी आ रहे हैं, तो ऊपर नीचे मूव करते हैं सर, ठीक है। और जब नहीं नहीं हमको ये सब्जी नहीं खानी, मुझे करेली नहीं खानी है, तो ना 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 मूव करते हैं। तो इसे आपको डायरेक्शन का तो पता लग ही सकता है। अब है फोर्थ, ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन wrist, ankle and between two vertebrae of spine. तो ये जॉइंट सबसे पहले दिए है कि कहाँ पे हमारी ये जॉइंट्स मौजूद होती है, wrist में। कलाई को आप मूव करिए, सब तरफ मूव कर पा रहे हैं ना। एंकल, एड़ी को मूव करके देखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा पैर एड़ी के कारण मूव कर पा रहा है। और दो वर्टिब्रा जो होते हैं स्पाइन में, उसमें भी ये मौजूद रहती है। इसका ड्राइंग देखिए, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, दो वर्टिब्रा के बीच में। ये तो हमारी ख़त्म हो गई। आगे चले, सेंस ऑर्गन्स। वो पे आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। जो नहीं समझ आए वो एक बार फिर से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। सेंस ऑर्गन्स तो छोटे में भी पढ़े थे ना सेंस ऑर्गन्स, अभी इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़े हैं। वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन स्मेल, सी, हेयर, टेस्ट एंड फील बिकॉज ऑफ 5 सेंसरी ऑर्गन। 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए बताइए। नोज़ के द्वारा स्मेल, आई हेल्प्स टू सी, ईयर हेल्प्स टू हेयर, सुनने में मदद करता है, टंग हेल्प्स टू टेस्ट, और स्किन हेल्प्स टू फील। ये 5 सेंस ऑर्गन्स है।
These sense organs, nose, eyes, ears, tongue and skin, collect information and send it to the brain for processing. तो ये जो सेंस ऑर्गन है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो ब्रेन को भेज देते हैं। जैसे कि देखा देखा एक आइसक्रीम रखा हुआ है टेबल पे, ठीक है, टेबल पे आइसक्रीम रखा है, तो आई हमारा कैच किया, ब्रेन को भेजा, तो ब्रेन को समझ आया, ब्रेन समझा अच्छा यहाँ टेबल पे आइसक्रीम रखा है। उसके बाद जब उठा के हमने टेस्ट किया, खाए उसको आइसक्रीम को, तो मीठा लगा, ठंडा लगा, तो टंग क्या क्या टंग हमारा ब्रेन को सिग्नल्स भेजा, तो ब्रेन समझा अच्छा ये ठंडा है और मीठा भी है। तो ये काम कर रहा सेंस ऑर्गन्स। If any one of them is not working properly, we would not be able to either smell, see, hear, taste or feel depending on the sense organ involved. तो अगर आँख खराब हो गया तो देख नहीं पाएंगे, कान खराब हो गए तो सुन नहीं पाएंगे, जीभ जीभ अगर कट गई तो भाई टेस्ट ही नहीं पता चलेगा, या जीभ खराब हो गई टेस्ट ही नहीं पता चलेगा क्या खा रहे हैं। जब पानी का कोई टेस्ट नहीं है तो सारा खाना को पानी का ही स्वाद का लगेगा कि कोई स्वाद ही नहीं है भाई। स्किन प्रॉब्लम्स हो गया तो होता है कभी स्किन सुन्न हो जाता है, चींटी काटो समझ में ही नहीं आता, उसी तरह से काम करना बंद कर देंगे। तो सबसे पहला सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आई का डायग्राम भी देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा बनाया हुआ। ईच आई बॉल इज प्लेस्ड इन अ बोनी सॉकेट इन द स्कल। तो आप लोग ने स्कल देखा था ना, उसमें आँखों में गड्ढा गड्ढा था, तो वो एक सॉकेट की तरह काम कर रहा है, उसमें हमारा आई बॉल जो है वो फिट हो गया उस गड्ढे में, ठीक है। दे आर प्रोटेक्टेड बाई आईलिड्स एंड आई लैशेस। तो वो क्या चीज़ प्रोटेक्टेड है, आईलिड्स हो गई और आई लैशेस। आईलिड क्या, जो स्किन है, जो आँख बंद करने पे जो स्किन हमारे आँख के ऊपर आ जाता है वो आईलिड। आई लैशेस जो आँख पे जो पलक होता है, ठीक है, आईलिड पे जो पलक होता है उसको आई लैशेस बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ का हेल्प करता है, तो ये हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। आँख के अंदर कुछ गंदगी न चल जाए, कोई धूल मिट्टी न चल जाए, धूल उड़ता है फट से हमारा आँख बंद हो जाता है, ताकि हमारा आँख बच जाए, खराब ना हो। द डार्क स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड द आइरीज। अपने आँख को आईना के सामने देखिए, डार्क ब्लैक स्ट्रक्चर दिखेगा ना आपको, उसको क्या बोलते हैं, आइरीज बोलते हैं, ठीक है। आइरीज का ड्राइंग देखिए आपको लेबल किया हुआ है। द स्मॉल राउंड ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर इज कॉल्ड द प्यूपिल। और एक, ठीक है, आपको एक ब्लैक स्ट्रक्चर दिखा, उसके अंदर भी आप ध्यान से देखिएगा तो एक छोटा सा स्मॉल ब्लैक स्पॉट दिखेगा, तो ये होगा प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल का भी देखिए डायग्राम दिया हुआ है। द प्यूपिल अलाउज लाइट टू एंटर द आई। अब प्यूपिल से क्या होता है, प्यूपिल हेल्प करता है ताकि हमारे आँख के अंदर रोशनी पहुँच सके। जब रोशनी पहुँचेगी ही नहीं तो दिखाई ही कुछ नहीं देगा। जैसे एक अंधेरे कमरे में बिल्कुल चले जाइए, कुछ दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वही बाहर आ जाइए जब रोशनी हो, धूप हो, तो क्या होगा, सब दिखाई देने लगेगा। द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई इज द स्क्रीन ऑन विच ऑल इमेजेस गेट फॉर्म। रेटिना आपको दिख रहा है, जो सरफेस बड़ा सा पूरा लेबल किया हुआ है, वहाँ पे जो हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं ना, तो वहाँ पे उसका इमेज बनता है, वहाँ पे वो दिखाई देता है कि हाँ ये चीज़ दिखाई दे रहा है, वहाँ इमेज फॉर्म होता है। द आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाई अ नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। ये हो गया, ये रेटिना दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना ऐसा ऐसा जो हम लोग देखे, और ये हो गई ये ऑप्टिक नर्व्स, नस दिख रही है। तो द आई इज कनेक्टेड टू ब्रेन बाई ऑप्टिक नर्व से हमारी आई ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, जुड़ी हुई रहती है। जो देखा उसको ऑप्टिक नर्व सिग्नल पहुंचाए कि अरे ये तो मैंने कबूतर देखा, अरे मैं तो ये किताब देख रही हूँ। अब डू यू नो द टू आईज ऑफ अ कैमेलियन कैन मूव independently, therefore it can see in two different direction at the same time। तो कैमेलियन होता है, कैमेलियन आप लोगों ने देखा होगा,
रंग बदलने वाला गिरगिट, तो उसकी 2 आँखें होती है, बड़ी बड़ी आँखें होती है। वो हर एक आँख जहाँ चाहे देखना वहाँ देख सकती है, ठीक है। एक जैसे कि आपके सामने एक कबूतर उड़ रहा है और आपके बगल में एक गाय खड़ी है, ठीक है। तो एक आँख कैमेलियन अगर होगा हमारे स्थान पे, हमारे जगह पे, तो कैमेलियन एक आँख से कबूतर भी देख लेगा और एक आँख से गाय भी देख लेगा, ठीक है। और हम लोग या तो कबूतर ही देख पाएंगे या गाय ही देख पाएंगे, है ना। तो इंडिपेंडेंटली एक आँख से दूसरी तरफ भी देख सकता है और दूसरी आँख से दूसरी तरफ भी देख सकता है। 2 अलग अलग जगह एक ही बार में देख सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नोज, there are nerve endings present in the nose which carry message about any chemical substance, odor, fragrance that enters the nose. हमारे नाक में ना कुछ नसें रहती हैं, ठीक है, जिसके कारण वो नसें क्या करती है, ब्रेन तक को मैसेज पहुंचाती हैं, ताकि हमें पता चले कि हम कैसा स्मेल ले रहे हैं, क्या स्मेल ले रहे हैं, सब ब्रेन को पता चलता रहता है। और ब्रेन हमें बताता है, छी ये तो गंदा स्मेल है, और जो अच्छा है, रोज़ आ हा हा कितना अच्छा स्मेल है, हाउ प्लेजेंट स्मेल इज़ दिस, है ना। अब ईयर्स, नोज तो बहुत आसान था, ईयर्स के पास पहुंचते हैं। ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा कान 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द आउटर, जो हम लोग देख पा रहे हैं, द मिडल, बीच में, एंड द इनर, एकदम अंदर में। दैट इज विजिबल टू अस, दैट इज visible to us. The portion of the ear that is visible to us is known as external ear. एक्सटर्नल ईयर किसको बोलते हैं? ये ड्राइंग में आप देख रहे हैं, जो इंसान का ये कान दिख रहा है, ये हो गया एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। द मिडिल ऑफ द ईयर हैज़ ईयर ड्रम, और कान के अंदर जब जाएंगे हम लोग तो बीच में, ठीक है, बीच में मिडिल ईयर में क्या आता है, ईयर ड्रम रहता है, कान का पर्दा जिसको कहते हैं, एंड 3 स्मॉल बोन, और 3 छोटे छोटे बोन्स रहते हैं। तो इसका डायग्राम तो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, इसलिए ज़रूरी नहीं है, तो जितना समझा रही है उतना समझ ले तो काफ़ी होगा। तो क्या रहता है मिडिल में, याद रखिए, अंडरलाइन करिए, मिडिल में क्या रहता है, एक ईयर ड्रम एंड 3 स्मॉल बोन्स विच कन्वे वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। तो वो क्या करते, जो हम लोग सुनते हैं ना, जैसे ही कोई आवाज़ हमारे कानों पे पड़ता है तो ईयर ड्रम हिलने लगता है, वो सिग्नल भेजता है कहाँ पे, इनर ईयर में सिग्नल भेजता है। इनर ईयर हेल्प्स अस टू हियर एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। तो अंदर वाला एकदम सबसे अंदरूनी कान, सबसे इनर ईयर क्या करता है, वो उस वाइब्रेशंस को कैच करता है, उसके बाद ब्रेन को भेजता है, उससे सुनने में मदद करता है ना। ये देखिए सबका अलग अलग ईयर दिखाया हुआ है, रैबिट का, कैट का, एलिफेंट्स के तो सबसे बड़े ईयर्स हैं, इसलिए सबसे तेज सुन भी पाता है वो। अब टंग पे आए, वी नो दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग हैव टेस्ट बड्स विच आर सेंसिटिव टू सॉल्टी एंड बिटर। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में आपको टंग डिवाइडेड दिख रहा होगा, छोटे 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 पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स अलग अलग टेस्ट पहचानने में मदद करता है। यहाँ पे मीठा है, सॉल्टी है, सार, खट्टा, बिटर, कड़वा। चीनी खाएंगे तो कहाँ लगेगा, अगर हम लोग चीनी खाएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा, सॉल्ट तो यहाँ पे, खट्टा नींबू खा लिए तो यहाँ पे, करेला ही खा लिए तो मम्मी खिला दी पकड़ के तो यहाँ पे। अब डू यू नो देखते हैं, ह्यूमन टंग हैज़ 9,000 टेस्ट बड्स, अ पिग हैज़ 15,000 ऑफ देम, while a rabbit has 17,000 taste buds. तो हमारे पास, हमारे टंग में कितने टेस्ट बड्स है, 9,000 अलग अलग तरह के, पिग्स के पास 15,000, रैबिट्स के पास 17,000, इसको तो याद ही कर ले। अब स्किन पे आते हैं। द स्किन forms a natural protective covering of the entire body. It helps us to feel pain, touch, pressure, hotness, and coldness. There are sensory structures in the skin which help us to feel these sensations. तो स्किन क्या करता है, पहले तो ये कवर है, ठीक है, नेचुरल प्रोटेक्टिव कवर है, प्रोटेक्ट करता है हमारे पूरे बॉडी को, ठीक है, कवर करता है स्किन।
हमको अगर पेन होता है, दर्द होता है, या अगर कुछ चीज़ हमसे टच होता है, या कोई प्रेशर पड़ता है, जैसे हाथ कहीं दब गया, कहीं पैर दब गया किसी चीज़ के नीचे, तो ये सब हम लोग को फील होता है ना। कुछ कहीं गरम बर्तन में हाथ टच हो गया, या बर्फ़ हमने छुआ तो ठंडा गरम पता चलता है ना। तो ये सब स्किन के कारण। स्किन में क्या रहता है, सेंसरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे नर्व्स रहते हैं जो उसमें सेंस होता है, ठीक है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं इन द स्किन विच हेल्प अस टू फील सेंसेशन। किस चीज़ में मदद करते हैं, सेंसेशन फील करने में मदद करते हैं हमें। ये नहीं सारे। अब डू यू नो स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। स्किन सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, क्यों? क्योंकि पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक तो हमारा बॉडी स्किन से ढका हुआ है, इसलिए स्किन लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी का। सेंस ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल, तो हमने अपने स्किन का तो पढ़ लिया, अब अलग अलग एनिमल में कैसे सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, है ना, ये जानते हैं। अब इंसेक्ट में कैसे सेंस ऑर्गन्स रहते हैं। इंसेक्ट सच एज कॉकरोचेस, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई हैव feelers on their bodies. These insects smell and taste with the help of these feelers. The housefly tastes with its legs. अब इंसेक्ट जैसे कि तितली हो गए, कॉकरोच हो गए, और हमारा प्यारा मक्खी, है ना, ये सब जगह पहुंच जाता है। तो इन पे क्या होता है, फीलर्स लगे होते हैं, दो एंटेना जैसे दिख रहे हैं इस कॉकरोच के ड्राइंग में, दिख रहे हैं डायग्राम में। तो ये हो गए फीलर्स, कहते हैं इनको, दो एंटेनास को। इससे क्या करता है, वो इंसेक्ट स्मेल कर पाता है किसी चीज़ को, टेस्ट कर पाता है इन फीलर्स की मदद से। और जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई, वो अपने पैरों से टेस्ट करती है, ठीक है। जहाँ बैठती है वहीं भी सोचिए पैरों से टेस्ट करेगी, हाँ भाई ये नमकीन है कि तीखा है। डू यू नो इंसेक्ट्स लाइक हाउस क्रिकेट जानते होंगे आप, कैन हेयर थ्रू देयर लेग्स, वो अपने लेग से सुन भी सकते हैं। मक्खी तो सिर्फ टेस्ट कर सकता था, ये तो सुन भी सकता है। हाउस क्रिकेट्स, झींगुर जो रहते हैं। अब वाटर एनिमल की तरफ बढ़ते हैं। फिश कैन फील द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पानी के अंदर जो और बहुत सारे, खाली मछली तो नहीं रहती, बहुत अलग अलग तरह के जानवर भी रहते हैं पानी के अंदर। तो मछली फील कर पाती है, क्या फील कर पाती है, वेव्स। जैसे कोई पानी के अंदर कोई जानवर छपक छइया कर रहा है, तो वो मछली पानी के वेव से फील कर पाती है कि हाँ इधर से कोई जानवर आ रहा है, उधर से कोई जानवर आ रहा है, भागो इधर से। दे फील दीज वेव्स थ्रू देयर लैटरल लाइन्स। ये वेव्स कैसे फील करती है, लैटरल लाइन्स। एक लैटरल लाइन पतला सा आपको दिख रहा होगा इस ड्राइंग में, ये देखिए, ये लैटरल लाइन्स की मदद से ही वो फील कर पाती है। दिस हेल्प देम टू डिटेक्ट देयर प्रे और नो अबाउट द एनिमी प्रेजेंट अराउंड देम। तो इससे उनका प्रे मतलब कि उनका चारा कोई कीड़ा मकोड़ा छोटा मोटा, ताकि उसको पकड़ के खा सके, तो इससे वो पता करती है। और अगर कोई बड़ा जानवर आ रहा है, तो बड़ी मछली अगर कोई आ रही, बड़ी वेल आ रही है, तो वो भी डिटेक्ट कर लेती है लैटरल लाइन्स की मदद से, और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अब चिड़िया में देखें, चिड़ियों में क्या होता है, बर्ड्स हैव सेंस ऑर्गन, आई होता है और ईयर्स एट्सेट्रा, विच इनेबल देम टू सी, फील, टू हेयर एंड टू टेस्ट। तो सेंस ऑर्गन तो हमारे ही तरह है, आई भी है, ईयर्स भी है, स्मेल भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। Beside these responses, birds also make different sounds to inform other birds about different situations. ये सब तो सेंस ऑर्गन्स बात की बात है। बर्ड्स ऐसे भी रिस्पॉन्स देती है, तो ऐसे साउंड्स निकालती, अलग अलग तरह के साउंड्स निकालती है, जिससे वो दूसरी बर्ड्स को इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है, उनसे बात करती है। They make a typical sound when there is an enemy around. Similarly, they make a particular sound when they see the availability of food. तो जब वो किसी जानवर को देखी, जो जैसे वो अगर सांप को देख ली, सांप पेड़ पे चढ़ रहा है, खाने के लिए आ रहा है, तो वो एक अलग तरह का नॉइज़ करके, आवाज़ निकाल के, वो सारी चिड़ियों को बता कि यहाँ पे अभी खतरा है। और अगर कहीं पे खाना दिख गया, तो भी अलग तरह का नॉइज़ निकालेंगी
कि यहाँ पे खाना है, ये बताने के लिए सारी बर्ड्स को। बर्ड्स also group together and make sound for setting out in search of food or to call all members for taking rest after day's work। और भी साथ मिल कर के ग्रुप में शाम को देखते हैं ना, शाम को बहुत चीची आवाज़ आता है, तो ये सब शाम को साथ में मिल कर के ग्रुप बनाती हैं आवाज़ दे दे के, ठीक है। ग्रुप्स में साथ में फूड का खोज करने के लिए जाती है, खाना खोजने के लिए जाती है। उसके बाद जब पूरा दिन बीत गया, उसके बाद रेस्ट लेने के लिए सब अलग तरह का साउंड निकालती, सब आ जाओ रेस्ट करो। दे फ्लाई इन ग्रुप्स ऑफन मेकिंग इंटरेस्टिंग शेप्स इन द स्काई। और आप लोगों ने बर्ड्स के झुंड को देखा होगा आसमान में, कई बार अलग अलग तरह का शेप बना करके वो जाते हैं। कभी दिखेगा वी, कभी बहुत फौज में झुंड रहेगा, कभी एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, सम रेप्टाइल्स लाइक स्नेक हैव अ लॉन्ग टंग विच हेल्प्स देम टू फील एंड स्मेल। अब रेप्टाइल्स हो गए, जैसे कि स्नेक के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, उनके पास क्या होता है, लॉन्ग टंग होता है। ये इस लॉन्ग टंग की मदद से फील कर सकते हैं, ठीक है, आसपास क्या है भाई, एंड स्मेल कर सकते हैं। अपने क्या फील कर सकते हैं, अगर सामने से कोई जानवर भी आ रहा है या कोई चूहा आ रहा है जिसको वो खा सकता है, फील कर लेगा, ठीक है, और स्मेल कर लेगा। अ स्नेक सेंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड थ्रू इट्स टंग ओनली। और यहाँ पे खाना है कि नहीं वो अपने टंग की मदद से ही पता कर लेगा। द स्नेक फील्स डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन ऑन अर्थ थ्रू इट्स स्किन। और स्नेक का जो स्किन होता है, पतला सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, स्किन का जो स्किन होता है, स्किन की मदद से वो अर्थ की वाइब्रेशंस, अर्थ में जो कंपन होता है ना, कोई चीज़ हिलती है, वो सब चीज़ फील कर लेता है। अगर हिल रहा होगा ना तो पता चले अरे यहाँ पे मतलब आहट हो रहा है, तो यहाँ पे चूहा जरूर छुपा हुआ होगा। दिस हेल्प्स इट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, अ डेंजर और अ प्रे। तो इससे वो पता कर लेता है कि वहाँ कोई खतरा है, कि दूसरा जानवर मुझे मारने के लिए खोज रहा है, या मेरा खाना है वहाँ पे छिपा हुआ है, कोई चूहा छिपा हुआ है, कोई और जानवर छोटा सा छिपा हुआ है, कोई खरगोश छिपा हुआ है, ठीक है। मैमल्स, ऑल सेंस ऑर्गन्स, बट सम मैमल्स हैव अ स्पेशल पावर आइदर टू स्मेल, टू हेयर और टू सी। सारे मैमल्स के पास, मैमल्स क्या होते हैं, जो बच्चे को जन्म दे सकते हैं, जो अंडे नहीं देते, वो हो गए मैमल्स। से काऊ, डॉग, ह्यूमन बींग्स, कैट, ये सारे मैमल्स हो गए। व्हेल भी एक मैमल ही है। स्पेशल पावर अदर टू स्मेल, हियर, टू सी। सबके पास कुछ ना कुछ स्पेशल पावर होता है। या तो जैसे कि हाथी मैमल है, तो हाथी पास ये स्पेशल पावर है कि वो दूर से भी, बहुत दूर से भी कोई चीज़ को सुन सकता है। Dogs have a highly developed sense of smell. Bats have a special power to hear high pitched sound. अब डॉग के पास बहुत अच्छा स्मेल का सेंस आता है, बहुत अच्छे देखते हैं। अब पुलिस में भी डॉग भर्ती कराए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सूंघ सूंघ करके अपराधी का चोर कौन है उसका पता भी लगा लेते हैं। बैट्स जो रहते हैं, चमगादड़ जो रहते हैं, वो हाई पिच साउंड को भी सुन सकते हैं। हाई पिच साउंड ऐसा साउंड होता है जो हम लोग तक नहीं सुन सकते, इंसान नहीं सुन सकते, वो बैट्स सुन सकते हैं। ड्यू टू दिस एबिलिटी बैट्स कैन डिटेक्ट देयर प्रे इजीली इवन इन डार्क। और इसी वजह से एकदम अंधेरा होने पर भी, रात होने पर भी, या कोई रोशनी भी नहीं है, तो बैट्स क्या करते हैं, इसी हाई पिच साउंड का एबिलिटी है उसको यूज़ करते हैं और पता कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरा खाना कहाँ पे है। दिस इज़ द रीज़न वाई बैट्स हंट एट नाइट। और यही कारण है कि बैट्स रात को हंट करते हैं खाना खोजने के लिए। They detect their prey with the help of high-pitched sound known as ultrasonic. अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से वो अपना प्रे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि बैट आवाज़ निकाला, और अगर वहाँ पे कोई चिड़िया उड़ रही होगी या कोई मक्खी उड़ रहा होगा जिसको वो खाना चाहता है, तो उससे टकरा करके वापस आएगा, तो बैट अंदाज़ा लगा लेगा कि हाँ मेरे से कितने दूरी पे है और मैं इसको कैसे पकड़ सकता हूँ। तो अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से, अंडरलाइन कर लीजिए, बैट्स हंट करते हैं। कीवर्ड्स ये तो बताया हुआ है, सारे कीवर्ड्स आप देख लीजिए। क्वेश्चन से आंसर आपको अगर चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा।
तो मैं क्वेश्चन आंसर पे भी एक वीडियो बना लूँगी। आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और भी आगे मैं ये वीडियो बनाऊँगी रिलेटेड। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।